जी हाँ, आपकी बार किसकी सरकार? महाराष्ट्र की जनता के जहन में यह सवाल लगातार उठ रहा है और महाराष्ट्र का ये जो पूरा मुकाबला है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे को अचानक अपने चचा बाल ठाकरे की याद आई। अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को उन्होंने याद दिलाया है कि उनके पिता के क्या तेवर हुआ करते थे, लेकिन खुद उद्धव के तेवर कितने बेदम हैं। और इसी बहाने उन्होंने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया, कहा कि यह पार्टी तो विश्वास के लायक ही नहीं है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले काफी सियासी उठापटक हुए। कई साल पुराना दोस्ताना टूटा तो नए दोस्त भी बने। कुर्सी के लिए चुनावी वादे भी हुए, बीच सफर में वादे धराशायी भी हुए। ठाकरे परिवार की दूरियां खत्म होने की बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि दोनों भाइयों के फिर से साथ साथ होने पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन आखिरकार राज ठाकरे ने अपनी चुप्पी तोड़ी और शिवसेना और बीजेपी में अलगाव की आग को हवा दे डाली। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र अस्मिता के राजनीतिक कार्ड को आगे बढ़ाया, भाई उद्धव ठाकरे का पक्ष लिया और कहा कि बीजेपी ने सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना प्रमुख का अपमान किया है। मी पुन्हा त्यांना फोन केला, मग त्यांचे सगळे ते कोण नेता बिता लोक त्यांच्या घरी जाऊन बसले, त्यांना समजवलं, सांगितलं, भातकळकरला सांगितलं। मी जर त्या ठिकाणी असतो ना, एक महिन्यापूर्वी लाथ मारून गेलो असतो त्यांना सगळ्यांना। बीजेपी ने भी राज को माकूल जवाब दिया, कहा जनता जानती है किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। उनसे हम विश्वास की कोई सर्टिफिकेट लेने नहीं जा रहे ना, और ना ही हमें उनके विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास हमें जनता का चाहिए और जनता का विश्वास भरपूर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो ही विश्वास हमारे लिए आवश्यक है। रैली में बीजेपी के अलावा राज ठाकरे ने आदत के मुताबिक फिर एक बार उत्तर भारतीयों पर भी निशाना साधा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी बड़ी बातें करने वाले राज ठाकरे ये भूल गए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई थी। ये सियासत है, कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन राज ठाकरे हैं कि मानते ही नहीं। आज भाई का पक्ष लिया है, कल साथ साथ भी हो जाए तो ताज्जुब नहीं। ठाकरे ने जिस तरह से अपने भाषण में केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की मदद न लेने की बात की हो, लेकिन कहीं ना कहीं राज ठाकरे की इस बात से साफ पता चलता है कि वो चुनाव आते ही सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि विरोधी पार्टियां भी राज ठाकरे के इस बेतुके बयान को गंभीरता से लेना नहीं चाहती। कैमरामैन रंजीत गुप्ता के साथ मनोज चंदेलिया, भास्कर न्यूज, मुंबई। तो बीजेपी नेता नितिन गडकरी से खासी नजदीकी रखते हैं राज ठाकरे और नितिन गडकरी खुद महत्वाकांक्षा रखते हैं महाराष्ट्र की कुर्सी पर काबिज होने की, यह बात सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद राज ठाकरे के ये तीखे बोल बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पोस्ट पोल अलायंस में हो सकता है कि राज ठाकरे खुद बीजेपी का दामन थाम ले, लेकिन यहां पर वो बीजेपी की मुखालिफत करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस गठबंधन टूटने से एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे को अपने लिए ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव में इनके सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। अब विधानसभा चुनाव में वो महाराष्ट्र के विकास का ब्लूप्रिंट लेकर उतरे, लेकिन इसकी शुरुआत ही एक विवाद से हुई है। उन्होंने महाराष्ट्र के लिए स्वायत्तता की मांग की। सभी तरह के गठबंधन में टूट फूट के बाद महाराष्ट्र में अब चौतरफा मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की कोशिश है कि ये मुकाबला 5 तरफा हो जाए, यानी कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के साथ साथ उनकी पार्टी को भी चुनावी जंग का जरूरी हिस्सा माना जाए। इसलिए उन्होंने गैर मराठियों को सबक सिखाने के नाम पर मराठी अस्मिता की ललकार के साथ साथ महाराष्ट्र के विकास का ब्लूप्रिंट पेश किया। उन्होंने नारा दिया, हाँ ये संभव है। बताना चाह रहे हैं कि वो तोड़फोड़ नहीं बल्कि विकास की राजनीति करना चाहते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने महाराष्ट्र की स्वायत्तता देने की मांग उठा दी है। आम्हाला स्वायत्तता मिळाली पाहिजे। महाराष्ट्रातली रेल्वे आम्ही सांभाळू, आम्ही चालवू, आमच्या महाराष्ट्रातले जिल्हे आम्ही जोडू, हवेत कशाला केंद्र? आम्हाला या बाबतीत केंद्राची गरजही नाही आणि राष्ट्रीय पक्षांचीही गरज नाही।
राज ठाकरे ने ये भी कहा कि ये ऐसी ही स्वायत्तता नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए उस वक्त चाहते थे जब वो वहां के सीएम थे। राज ठाकरे के इस बयान पर उनके विरोधियों की प्रतिक्रिया आई है। एनसीपी नेता और कानून के जानकार माजिद मेहनन का कहना है कि जो राज चाहते हैं वो इतना आसान नहीं है। आप पॉलिटिकल गिमिक के तौर पर कोई भी ऐसी बड़ी बात कर लें, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि ये संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान को इस तरह से नहीं बदल सकते कि केंद्र और राज्य के दरमियान संबंध क्या होगा। आप चाहेंगे कि मुंबई या महाराष्ट्र जो है वो केंद्र से अलग हो जाए, ये मुमकिन नहीं, ये संभव नहीं। और इस किस्म की बातें करना सिर्फ एक आपकी संविधान की जानकारी न होने का सबूत दे रही है। राज्य को अपनी नीतियां बनाने का अधिकार मिले, ये और बात है, और केंद्र की जरूरतों को दरकिनार करना, ये और बात। स्वायत्तता की मांग एक ऐसा घोड़ा रही है जो कभी भी बेलगाम हो जाता है। शिवसेना या एमएनएस जैसी पार्टियां पहले ही मराठी गैर मराठियों का विवाद हिंसक तरीके से उठाती रही हैं। उन्होंने मुंबई की सभा में साफ कहा है कि महाराष्ट्र के लोग अपनी देखभाल कर सकते हैं, उन्हें राष्ट्रीय पार्टियों की जरूरत नहीं है। ऐसे में स्वायत्तता की इस मांग को एमएनएस की विवादित सोच से अलग कर देखना मुश्किल है। राज ठाकरे ने जिस तरह से अपने भाषण में केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की मदद न लेने की बात की हो, लेकिन कहीं ना कहीं राज ठाकरे की इस बात से साफ पता चलता है कि वो चुनाव आते ही सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि विरोधी पार्टियां भी राज ठाकरे के इस बेतुके बयान को गंभीरता से लेना नहीं चाहती। कैमरामैन रंजीत गुप्ता के साथ मनोज चंदेलिया, भास्कर न्यूज, मुंबई। तो अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर कब्जा जमाने वाले राज ठाकरे इस बार भी मराठी वोट बैंक को साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे राजनीति के रंग भी निराले होते हैं। यहां जब दोस्ती होती है तो इसकी रगों में दौड़ने वाले लहू का रंग देखने लायक चटक होता है, और जब यही दोस्ती टूटती है तो इसी खून का रंग सफेद हो जाता है। मुंबई के कलीना में भास्कर न्यूज के खास शो चौपाल में इसी का सबूत मिला। यहां हमारे शो में कल के दोस्त कांग्रेस और एनसीपी के लोग कुछ इस तरह भिड़े कि शो को बीच में ही कैंसिल करना पड़ा। इनको पता नहीं क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी सरकार में थी। क्या है, मैं दिखाना चाहूंगा कि जैसे कि हम कह रहे थे स्थानीय विधायक आए नहीं, कृपाशंकर जी अब आए हैं। कृपाशंकर जी, ये हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि इन्होंने राजनीति पी ली है। ये वो नशा है जिसका सरूर चढ़ता तो है लेकिन उतरता ही नहीं। ये सीन आपके चैनल भास्कर न्यूज के खास चुनावी शो चौपाल में दिखा। आप जानते हैं कि हम रोजाना शाम 6:30 बजे ये कार्यक्रम आपको दिखाते हैं और महाराष्ट्र और हरियाणा की समस्याओं को यहीं के लोगों की जुबानी आप तक पहुंचाते हैं। मुंबई के कलीना में हम अपना शो चौपाल शूट करने पहुंचे। शो में कलीना से एनसीपी उम्मीदवार कप्तान मलिक अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। कांग्रेस उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह थोड़ी देर में पहुंचे। हमारे संवाददाता मनोज चंदेलिया ने इनसे सवाल पूछने शुरू ही किए। क्या है, मैं दिखाना चाहूंगा कि जैसे कि हम कह रहे थे स्थानीय विधायक आए नहीं, कृपाशंकर जी अब आए हैं। कृपाशंकर जी, लगातार जो है जनता ये कह रही है कि हमारे विधायक को हम देखना चाहते हैं। जनता में नाराजगी है कि काम नहीं हुआ पिछले 5 सालों में, क्या कहना चाहेंगे? जनता में कौन? जनता में कौन? आम जनता भी है, पार्टी के भी लोग हैं, लेकिन पार्टी के लोग तो कहें। हम आपसे आपका पक्ष जानना चाहते हैं कि क्या काम हुआ है पिछले 5 सालों में। मुझे लगता है जो काम हुआ है वो मैनिफेस्टो पिछली बार हमने दिया था 2009 में, और 2014 में दूसरा मैनिफेस्टो देने जा रहे हैं। हमने 2009 में जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन पूरा किए हैं और पूरा करेंगे। जो आश्वासन दिया था वो पूरा करेंगे क्या कह रहे हैं कृपाशंकर? कौन सा आश्वासन दिए, कौन सा मैनिफेस्टो जनता के, जब आप खुली बहस कर रहे हैं तो बताइए कौन सा आश्वासन था। इनको पता नहीं क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी सरकार में थी। थोड़ा दिन चले गए तो मन से इसके बाद बात कर रहे हैं। इसके बाद तनातनी बढ़ गई। क्या हुआ, ये कहते हुए कृपाशंकर सिंह आगे बढ़े
और फिर शुरू हो गया जिंदाबाद मुर्दाबाद और संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं का सिलसिला। इस हंगामे के बाद हमें अपना शो रोकना पड़ा, लेकिन रुकने से पहले इस शो ने दोस्त जब विरोधी बन जाते हैं तो क्या होता है ये देख लिया। दिया था वो पूरा जो सवाल कृपाशंकर से मलिक ने पूछा वो तो दरअसल शिवसेना और बीजेपी के लोग मलिक और कृपाशंकर से पूछेंगे कि आप लोगों की सरकार ने क्या किया, लेकिन वक्त की बात है। ये सवाल इस वक्त एनसीपी वाले कांग्रेस वालों से पूछ रहे हैं। मनोज चंदेलिया, भास्कर न्यूज, मुंबई। और अब महाराष्ट्र से रुख करते हैं हरियाणा का। 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए हरियाणा पर भी चढ़ रहा है चुनावी बुखार। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रचार की कमान संभाली। शाह के प्रचार में सोनिया गांधी, पाकिस्तान, इटली, दामाद जैसे अल्फाजों का बोलबाला रहा, तो वहीं हुड्डा ने मोदी राज पर निशाना साधा। लेकिन सभी चुनावी सभाओं में पीएम नरेंद्र मोदी की बातें ही छाई रही। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा में 3 चुनावी रैलियां की। टोहना, लोहारू और अंबाला की रैलियों में उन्होंने हुड्डा से ज्यादा सोनिया गांधी को निशाने पर लिया। टोहना की रैली में तो उन्होंने इटली को भी चुनाव प्रचार में घसीट लिया। जब मतदान मशीन के सामने जाए तब कमल के निशान पर बटन दबाए, मगर कमल के निशान पर बटन ऐसे मत दबाइएगा। कमल के निशान पर बटन इतनी जोर से दबाइएगा कि बटन तो हरियाणा में दबे, करंट इटाली में जाकर लगे। अमित शाह ने विकास का मुद्दा भी उठाया। बताया कि बीजेपी शासित राज्यों में किसानों की आर्थिक हालात बेहतर हुई है, जबकि हरियाणा में स्थिति खराब हुई है। दिल्ली के तीनों और हरियाणा है। अगर कोई दृष्टि वाला मुख्यमंत्री होता तो आज हरियाणा का हर किसान अरबोपति, करोड़ोंपति होगा, मगर अरबोपति तो बने, हरियाणा का किसान नहीं बना। दिल्ली के दामाद अरबोपति बन गए। शाह ने अंबाला की रैलियों में पाकिस्तान पर धावा बोला। कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी है। पाकिस्तान की सीमा पर पहले भी गोलीबारी होती थी, आज भी होती थी, होती है। पहले गोलीबारी होती थी तो अपना सैनिक, अपना फौजी सीमा पर चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता था। आज गोलीबारी होती है तो अपना फौजी डटकर जवाब देता है और मुंह तोड़ जवाब। दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से कमान संभाली है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। करनाल की तारोड़ी में चुनावी रैली में उन्होंने मोदी के अच्छे दिनों के वादे पर हमला बोला। कहा कि महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। मैं टेलीविजन पर देख रहा था, पार्टी ने एक एडवर्टीजमेंट चला रखी है। एक रेडी वाले के पास मेरी बहन सब्जी लेने गई तो उसको कहा, भाई ये 5 रुपए का टमाटर दे दे। तो सब्जी वाले ने, रेडी वाले ने चक्कू निकाला, वो सहम गई। वो कह रहे, भैया क्या कर रहे हो आप? बोला, बहन जी ये सरकार जब से आई है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, 5 रुपए का पूरा टमाटर नहीं, आधा टमाटर बनेगा, चक्कू से काटूंगा। ये स्थिति हो गई, जो आशा थी निराशा में बदल गई। हुड्डा ने जेल में बंद ओम प्रकाश चौटाला की सियासत पर भी उंगली उठाई। ओम प्रकाश चौटाला जी क्या कहेंगे कि भाई हमारी पार्टी को बना दो, मैं जेल में शपथ ले लूंगा। अरे क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को? जो व्यक्ति एमएलए नहीं बन सकता, एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकता, वो कैसे करेगा? अगर जेल में ही शपथ लेनी है तो भाई अपनी पार्टी वालों को चुनाव लड़ाने की क्या जरूरत है? वहीं कैदियों की विधानसभा बना ले, वहीं मंत्रिमंडल बना ले। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के लिए कुछ नहीं किया, जबकि उनकी सरकार किसानों की फिक्र करती है। उन्होंने हरियाणा के विकास के कई दावे किए और कहा कि आगे भी उनकी नीति विकास की ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और उधर जम्मू कश्मीर में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। ये दौरा ऐसे वक्त पर किया गया है जब बाढ़ को आए 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और अब कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने बाढ़ पीड़ितों की सुध ली।
कश्मीर में आई सैलाब का असर अब तक बरकरार है। राज्य और केंद्र की सरकार रात दिन राहत और बचाव के काम में जुटी है। बावजूद अब भी लोगों को इंतजार है राहत का। एक महीने बाद ही सही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, पार्टी नेता सैफुद्दीन सोद और दूसरे कई नेता शामिल थे। इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बाढ़ पीड़ितों से न सिर्फ उनका हालचाल पूछा बल्कि उनको मदद का भरोसा भी दिया। तो हम बोल रहे थे हम पीपल्स हेल्पलेस हो गए, तो हमें कुछ मदद चाहिए। कैसा लगा आपको? अब ये जो आए हैं इन्होंने बोला कुछ, कैसा लगा? अभी इन्होंने कहा कि हम करेंगे हेल्प, आप देखते हैं आगे क्या होगा। बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद जब राहुल गांधी से पूछा गया कि यहाँ आते आते इतनी देर क्यों कर दी, तो उनका जवाब था कि पार्टी पहले दिन से मदद कर रही है, लेकिन पार्टी की ओर से दी जा रही ये मदद कहां और कैसे मिल रही है, तो इसका जवाब उनके पास नहीं था। कांग्रेस पार्टी का संगठन यूथ कांग्रेस और NSUI और हमारे सब यहाँ के जो लोकल नेता हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन, सबके सब यहाँ काम कर रहे हैं। बात बात पर केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली कांग्रेस बाढ़ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर घिरी हुई है। जिस तरीके से पार्टी ने मुश्किल की उस घड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अकेले छोड़ दिया, उसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी नाराजगी है। और अब इतना वक्त गुजरने के बाद जिस तरह सोनिया और राहुल दौरे पर निकले हैं, उसमें मुख्यमंत्री का साथ न होना कांग्रेस के लिए सवाल खड़े करता है। माजिद जहांगीर, भास्कर न्यूज, अनंतनाग। और देश विदेश में स्वच्छ भारत का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर आम लोगों में भले जो पड़ा हो, लेकिन उनके मंत्री उनकी इस मुहिम को साकार करने में जुटे हैं। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले स्वच्छ भारत अभियान से पहले ही मोदी सरकार के कई मंत्री एक्टिव हो गए और अपने कार्यालयों और दूसरे विभागों में जाकर साफ सफाई का जायजा ले रहे हैं और साथ ही अधिकारियों की क्लास भी। मैं अपना ही ऑफिस साफ करूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर जिस स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, उसकी शुरुआत उनके मंत्रियों ने हफ्ते भर पहले तब कर दी थी, जब दिल्ली के एक सेंट्रल स्कूल में हाथों में झाड़ू थामकर स्मृति ईरानी ने स्कूल के अहाते की न सिर्फ सफाई की थी, बल्कि गमलों के रंग रोगन में भी हाथ बटाया था। केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से MHRD के सभी जो प्रतिनिधि हैं, सभी जो ऑफिशियल्स हैं, हम सभी स्कूलों में जाकर अपनी ओर से बच्चों के साथ मिलकर एक क्लीनलीनेस ड्राइव कर रहे हैं। इट्स अ प्रिल्यूड टू व्हाट द प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च ऑन द 2nd of October. This is a message that this country is ours, and the cleanliness drive which is going to be taken up as a Jan Abhiyan is an Abhiyan of the people, by the people and for the people. तो स्वच्छ हमारे आचार विचार रहे और स्वच्छ हमारा पर्यावरण और वातावरण रहे, यही हमारा ध्येय उद्देश्य। सड़कों की खाक छानती और आड़े तिरछे झाड़ू लगाती ये है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती। श्रम शक्ति भवन के अहाते में न सिर्फ उमा भारती बल्कि उनके अफसर भी हर उस कोने में गए जहां लोग अक्सर अपने पीछे गंदगी छोड़ जाते हैं। इसको कई बार करूंगी तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि लोग स्वाभाविक करने लग जाएंगे, कई लोग शर्मिंदगी से करने लग जाएंगे, कई लोग कर्तव्य बोध से, जिम्मेवारी के भाव से करने लग जाएंगे, लेकिन हाँ करने के लिए मजबूर जरूर हो जाएंगे। जब केंद्र सरकार की महिला मंत्री सड़कों की सफाई, स्कूल की सफाई पर निकली हो, तो दूसरे मंत्री कैसे पीछे हटते। लगे हाथ कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न सिर्फ अपने ऑफिस में झाड़ू लगाई बल्कि दावा किया कि वो गांधी जयंती के दिन पटना जंक्शन की सफाई के लिए फिर झाड़ू उठाएंगे।
सफाई अभियान जारी रखते हुए रविशंकर प्रसाद पहुंच गए दिल्ली के गोल डाक खाने। अचानक पहुंचे मंत्री महोदय ने यहां धूल फांक रही अलमारी और फाइल्स देखी तो अफसरों से सीधा सवाल किया कि ये क्या है। सफाई की ये मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर शुरू हुई है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहां पीछे रहते। सो उन्होंने भी कमान संभाल ली। पहले उन्होंने झाड़ू लगाकर सफाई की, फिर किया अपने दफ्तर की सफाई के लिए दौरा। मोदी सरकार का दलित चेहरा कहलाने वाले रामविलास पासवान इसे जन आंदोलन के तौर पर देखना चाहते हैं, इसलिए हाथ में झाड़ू थामे वो भी पहुंच गए अपने अफसरों के साथ सड़कों पर और बताने लगे झाड़ू को डिग्निटी ऑफ लेबर। देखिए, स्वाभाविक है कि सिंबॉलिक जो हम लोग सरकार का उद्देश्य है कि ये सरकार का उद्देश्य है कि इसको पूरा का पूरा जो है एक जो जन आंदोलन के रूप में इसको छेड़ना है। तो जब प्रधानमंत्री के हाथ में झाड़ू है, मंत्री के हाथ में झाड़ू है, तो जिस झाड़ू का मतलब क्या है? डिग्निटी ऑफ लेबर। विदेशों में भारत की तस्वीर बदलने का इरादा रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। जाहिर है कि इसकी छाप आम लोगों पर भी पड़ेगी और लोगों का सुझाव अपने आसपास की सफाई की ओर ही रहेगा। रोहित मिश्रा, भास्कर न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। उनके दौरे का आज चौथा दिन था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी सुपर सीईओ की तरह नजर आए। नरेंद्र मोदी ने दिन की शुरुआत सुपर ब्रेकफास्ट के साथ की। इस ब्रेकफास्ट को हम सुपर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम के साथ नाश्ता करने के लिए बिजनेस जगत के कई दिग्गज, कई नामी गिरामी हस्तियां मौजूद थीं। मोदी ने 11 कंपनियों के सीईओज के साथ बात की, जिसमें गूगल, पेप्सिको, ब्लैक रॉक और आईबीएम के सीईओज शामिल थे। पीएम ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन से भी मुलाकात की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर है उस लम्हे की, उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज के सीईओज के साथ ब्रेकफास्ट किया। आईबीएम के सीईओ से मिले, उसके बाद ब्लैक रॉक के सीईओ से मिले, साथ ही साथ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन से भी नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। और उधर इंडो यूएस रिलेशंस को नया आयाम देने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। वहीं अमेरिकी सेनाएं भी भारत में वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं। यह संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के रानीखेत में चल रहा है। भागते दौड़ते सैनिक और दनादन चलती गोलियां और फटते स्मोक बम। ये नजारा है इंडो यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। रानीखेत की चौबटिया पहाड़ियों में 2 दिन के इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना की गरुड़ डिवीजन सूर्य कमांड भाग ले रही है। दोनों सेनाओं के 10 संयुक्त अभ्यासों के सिलसिले में ये अभ्यास किया जा रहा है। इस ऑपरेशन में हमें खबर मिली थी, हमारे पास पक्की खबर थी कि 4 मिलिटेंट स्कूल बिल्डिंग में छुपे हुए हैं और इस बेसिस पर इंडो और यूएस जॉइंट बटालियन हेडक्वार्टर ने डिसीजन लिया कि दोनों कंपनीज को लॉन्च किया जाएगा और रात को इस एरिया को कॉर्डन किया गया। कॉर्डन के बाद में इस घर को सर्च करते वक्त यहाँ पर 4 मिलिटेंट मिले, जिसमें से 2 ने फायर खोल दिया, जिसकी वजह से जवाबी फायर में इंडो यूएस ट्रूप्स ने उनको वहीं पर मार गिराया और 2 टेररिस्ट को जिंदा पकड़ लिया गया है। ये ड्रिल्स पूरी अब समाप्त हो गई।
युद्ध की उच्चतम तकनीक, काउंटर इमरजेंसी एंड एंटी टेररिज्म के साथ ही आतंकियों के पांव उखाड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही गुरिल्ला वार का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत और अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों ने जाबाज सैनिकों को ऑपरेशन के दौरान की चुनौतियों से निपटने के गुर भी सिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज, रानीखेत। और अब आखिर में एक खास खबर, मंगलयान ने गुरुवार को पहली तस्वीर के बाद आज मंगल ग्रह की दूसरी तस्वीर भेज दी है। इसरो ने लाल ग्रह की दूसरी तस्वीर को अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिक कर दिया है, जिसे इसरो के वैज्ञानिक अपनी अहम उपलब्धि मान रहे हैं। भारत के मंगलयान ने सबसे कम खर्चे में अंतरिक्ष तक पहुंचने का एक रिकॉर्ड बना दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने बेहद कम वक्त और बेहद कम बजट में भारत के मिशन को पंख लगा दिए। भारत का मंगल मिशन सिर्फ 450 करोड़ के बजट में तैयार हुआ है, जबकि नासा का भेजा मैवन उपग्रह इससे 10 गुने बजट में मंगल पर भेजा गया। और यह है मंगलयान की भेजी गई दूसरी तस्वीर। और इंडिया टुनाइट में आज मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन भास्कर न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।